हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो एक टॉपिक हम लोग शुरू किए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। सबसे पहले इस टॉपिक का नाम ऐसा क्यों पड़ा ये देखते हैं। फिंगर डीएनए हमारे मिलने क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। फिंगर यहाँ पे पाया जा रहा है, हाथों की उंगलियों को फिंगर कहते हैं, है ना। और प्रिंटिंग या तो कंप्यूटर के में प्रिंटर लगा रहता है, नहीं तो प्रिंटिंग प्रेस होता है। ये तीनों का कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, ये तीनों अनरिलेटेड चीज़ दिख रहे हैं। लेकिन टॉपिक का नाम है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, मतलब ये अनरिलेटेड तीन चीज़ों को जोड़ दिया गया। अनरिलेटेड तीन टॉपिक को जोड़ के एक टॉपिक बना दिया गया, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। बड़ा बेतुका सा बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा था ये जो टॉपिक लग रहा था ना, सुनने में बड़ा बेतुका लग रहा था। डीएनए क्रोमोसोम का पार्ट, फिंगर उंगलियों को पार्ट, और उंगलियों को कह रहे हैं, और प्रिंटिंग प्रेस में होता है। भाई ये तीनों को क्यों जोड़े? तो चलो इनको हम लोग समझते हैं। ये शब्द कैसे बने ध्यान पे समझना। सबसे पहला वर्ड था फिंगर प्रिंटिंग। हमारे हाथ का प्रिंट, हम ऐसे करके अपने हाथ का प्रिंट डाले, तुम भी अपने हाथ का प्रिंट निकाले। कोई दुनिया के दो आदमी के बीच में हाथ का प्रिंट कभी भी, पाम प्रिंट या फिंगर प्रिंट कभी भी सेम नहीं होगा। कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलता है ऑफ प्रिंट। फिंगर जो प्रिंट्स हम लोग करते हैं ना, उनमें हर दो आदमी में, दुनिया के किसी भी दो आदमी का फिंगर प्रिंट्स 100% डुप्लीकेट कॉपी नहीं होता है। देयर इज अ डिफरेंस, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस मिलता है। पहली बात जान गए। ठीक उसी तरह से दुनिया की हर दो आदमी में, कोई दो आदमी की बात करें, डीएनए का कॉपी, डीएनए बिल्कुल सिमिलर नहीं होता है। इसमें मिलने वाले नाइट्रोजन बेसेस या जीन के सीक्वेंस में कुछ ना कुछ अंतर मिलता है। क्या होता है? कुछ ना कुछ अंतर मिलता है। ये जो कुछ ना कुछ अंतर मिलता है ना, इसीलिए हर दो आदमी डिफरेंट होता है। और कितना कॉमन कितना अंतर, तो सबसे पहले ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट आया, एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट है जिनका नाम था एलेक्स जेफरी नामक साइंटिस्ट, इसके बारे में बताए, इस टेक्निक को डेवलप किए। और क्या देखे वो जब काम कर रहे थे तो उनको समझ में आया कि दुनिया के हर आदमी में जो डीएनए है, उस डीएनए का 99.9% सीक्वेंस किसका? नाइट्रोजन बेसिस का या जीन का सेम है। मतलब हर दो आदमी के बीच में डीएनए के सीक्वेंस में नाइट्रोजन बेसिस या जीन का 99.9% तो सेम है। तो अंतर कितने में आया बच्चों? अंतर आया सिर्फ 0.1% इज डिफरेंट। कितना परसेंट इज डिफरेंट? ओनली 0.1% इज डिफरेंट। ये पॉइंट क्लियर हुआ ना बच्चों? चलो भागो आगे आओ। ये जो 0.1% था, इसका नंबर कितना था? ह्यूमन क्रोमोसोम में जब जीनोम की बात करते हैं तो यहां पे हम एक क्रोमोसोम दिखा रहे हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम था। ये मान लो गिनती में 23 पेयर, मान लो, है तो नहीं लेकिन मानने में क्या लगता है। तो एक सेट को क्या बोलेंगे? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, और वन सेट ऑफ क्रोमोसोम और जीन इज कॉल्ड जीनोम। इस एक सेट ऑफ जीनोम की बात कर रहे थे, उनमें जो डिफरेंस था वो 0.1% था। तो इस 0.1% को नंबर में जब कन्वर्ट किए तो 3 × 10⁶, 3 × 10⁶ नाइट्रोजन बेस पेयर मिल रहे थे। बहुत बड़ा नंबर में डिफरेंस दिख रहा था। ये 0.1% भी बहुत ज्यादा था गिनती में। ये तो अब हम लोग एक डीएनए की बात करें तो एक डीएनए में एक हम लोग बनाए डीएनए, इसमें कुछ पोर्शन जीन लिख दिए, कुछ पोर्शन जो जीन नहीं था, काम का नहीं था, उसको हम लोग जंक पोर्शन कह दिए। तो जीन पोर्शन जंक पोर्शन, जीन पोर्शन जंक पोर्शन, जीन पोर्शन जंक पोर्शन। अब ये जीन का पोर्शन पहले माना गया ये प्रोटीन बनाने में काम आता था, और जंक के पोर्शन से कोई प्रोटीन नहीं बनता था, ऐसा पहले माना जाता था। तो इसको जंक डीएनए और जीन डीएनए कहा गया। एक पोर्शन का नाम जंक रखा गया, एक का नाम जीन रखा गया। अब चलो, जो डिफरेंस था वो था 0.1%। ये याद रखना, डिफरेंस कितने में था। और जब डिफरेंस की बात किए तो ये मान लो जंक है, इसी पोर्शन में डिफरेंस दिख रहा था, इस पोर्शन में डिफरेंस दिख रहा था, इस पोर्शन में डिफरेंस दिख रहा था। तो ये जो पोर्शन डिफरेंस दिख रहा था, इसमें डिफरेंस कैसा था? तो रिपीटेशन ऑफ
सीक्वेंस में डिफरेंस था। जैसे हम बताएं कि ये महज सर हैं, महज सर के क्रोमोसोम नंबर 1 में रिपीटेशन हुआ सी और ई का 1 नंबर क्रोमोसोम में, CA 4 टाइम्स रिपीटेशन किया। नहीं, महज सर में 4 टाइम्स रिपीटेशन कर गया। अच्छा चलो ये है, चलो ये भी कोई सर को ले लो, ठीक है, ये कोई सर है, गणेश सर है, इसमें CA रिपीट तो किया लेकिन सिर्फ 3 टाइम्स किया। कितनी बार किया? 3 टाइम्स किया। तो डिफरेंस इन रिपीटेशन यूनिट, ये एक बेसिक बात थी जो इस पोर्शन में मिल रहा था। किस पोर्शन में मिल रहा था मालूम हो गया? लेकिन ये पोर्शन तो बहुत कम है ना, ये पोर्शन बहुत कम है, 0.1% है। 99% तो बहुत कॉमन था। तो अब हम लोग एक डीएनए को लिए और ये था मेरा डीएनए और ये चलो तुम्हारा डीएनए और ये किसी तीसरे आदमी का डीएनए, किसी तीसरे आदमी का डीएनए। तो डीएनए के बारे में हम लोग बताएंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट आया। तो इस डीएनए में 99.9% सबके सेम हैं, सबके सेम हैं। अब इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ी जरा ये समझो। इसकी पहली ज़रूरत हमको पड़ी पैटर्निटी टेस्ट में। कई बार एक मदर एक बच्चे को जन्म देती है और ये जो बच्चा था इसके फादर क्या बोलते हैं, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है। फादर कह रहे हैं ये मेरा बच्चा नहीं है, मदर को ब्लेम लगा रहे हैं कि हम तुम्हारा भरण पोषण नहीं करेंगे, तुमको हम अपने पास नहीं रखेंगे। तो एक प्रॉब्लम आ गया, इस सोशल प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उपाय था ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बच्चे के एक सेल को निकाले, ब्लड के एक ड्रॉप को ले लिए और इसके फादर के एक ड्रॉप को ले लिए और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मैच करा के देखे। अगर ये मैच करेगा तो ये फादर है, नहीं मैच करेगा तभी ये कह सकते हैं कि फादर नहीं है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पहला फायदा पैटर्निटी टेस्ट या मैटर्निटी टेस्ट में, तो मैटर्निटी में कभी डिस्प्यूट नहीं होता, जब भी डिस्प्यूट होता है पैटर्निटी में फादर में डिस्प्यूट हो जाता है। तो उस समय ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। दूसरा होता क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करने में। कई बार क्राइम्स हो जाते हैं, है ना। एक जगह पे क्राइम हुआ, ये था कुछ डकैत लोग और ये लोग गया एक गोल्डन सोनार वाले के यहाँ, है ना, और गोल्ड स्मिथ वाले के यहाँ गया और ये दिवाली का मौसम था, धनतेरस का दिन था, ये पिस्टल लगाया और ये बेचारा बचने के लिए इससे छीना झपटी करने लगा, बचने के लिए। इसी क्रम में इस क्रिमिनल का हेयर का 1-2 फॉलिकल हेयर टूट के इसके हाथ में आ गया, लेकिन ये इसको गोली मार के भाग गया, मर गया, ये बेचारा मर गया। अब पुलिस आई तो इस मरे हुए आदमी के हाथ में जो हेयर देखे समझ में आ गया ये हेयर तो उस क्रिमिनल का होगा जिससे इसकी झड़प हुई थी। अब एक्सपेक्टेड क्रिमिनल को पकड़ा गया, जो जिनसे उम्मीद थी कि ये सब अभी जेल से छूटे हैं और यही लोग क्राइम कर सकते हैं, 10, 15, 20, 25 ऐसे सभी क्रिमिनल को पकड़ा गया और इसके हेयर में मिलने वाले फॉलिकल के सेल से एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की गई और इन लोगों को मैच कराया गया। जिस आदमी से वो मैच किया वही क्रिमिनल था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का दूसरा इंपैक्ट होता है दूसरा इंपैक्ट क्या मिला, ऐसे क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करना, ऐसे जगह पे क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करना, ये दूसरा इसका काम था। तो क्रिमिनल्स का डिटेक्शन हुआ, मतलब ये क्रिमिनल का डीएनए और इसके हाथ में मिलने वाले हेयर्स के डीएनए में सिमिलरिटीज मिली। तो ये हम लोग मैचिंग कराने के प्रोसेस का ही नाम रखा गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्यों? क्योंकि किसी भी 2 आदमी का हम लोग कहते हैं डीएनए का सीक्वेंस एक सा नहीं होता है ना। अब हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं होता है, लेकिन फिर बोल रहे हैं फादर और हम सन को मैच करा रहे हैं, तो एक सेट उसका अपने फादर से मिलेगा, दूसरा सेट उसके मदर से मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस नहीं मिलेगा, एक ही सेट मिलेगा, क्योंकि फादर से एक सेट आया होगा और मदर से एक सेट आया होगा। इसी बात को हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जब डीएनए लिए तो पूरा का पूरा डीएनए का सीक्वेंस चेक नहीं करेंगे। एक आदमी का ये फादर और ये इसका सन था, बच्चे था, दोनों के डीएनए में जब पैटर्निटी का प्रॉब्लम आया तो क्या पूरा डीएनए का सीक्वेंस देखेंगे? बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 99.9% में तो काम करेंगे तो मेरा काम और एनर्जी और जितना भी समय लगेगा सब बेकार जाएगा, क्योंकि 99.9% ऑफ द सीक्वेंस इज व्हाट, ये सिमिलर है, इस पे काम नहीं करेंगे, उस एरिया पे काम नहीं करेंगे। तो भाई इसको हटाना पड़ेगा, यस इसको हटाएंगे। तो डीएनए का
हम लोग एक एंजाइम डालते हैं डीएनए पे, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस नामक एंजाइम डाले, और एंजाइम डालने से कुछ पोर्शन इसका, ये पहले तो छोटे छोटे टुकड़े में कट गया, नहीं, अब जब ये छोटे छोटे टुकड़े में कट गया तो बल्क पोर्शन तो 99 पोर्शन था। तो डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड में ये हम लोग दिखा रहे हैं, ये डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड कहलाता है। इसका नाम क्या है, हम लोग ये कहेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट कॉन्फ़िगरेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन। तुम ऐसे समझो, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है लस्सी बनाना, ऐसे समझ लो, लस्सी वाली मशीन चल रही है, मिक्सी चल रही है ना, एक खास स्पीड पे एक खास चीज सेगमेंट जैसे क्या करेगा, वो हम लोग कहेंगे सेडिमेंटेशन करेगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम लोग डीएनए के अलग पोर्शन को, तो मेजर पोर्शन एक मेजर बल्क बनाएगा 99.9%, ये ज्यादा पोर्शन था, ये मेरे काम का नहीं है। दूसरा छोटा सा एक बल्क बनेगा, छोटा बल्क, एक बड़ा बल्क बना नहीं, तो बल्क डीएनए जो बड़ा पिक बना रहा है यहां पे डायग्रामेटिक, ये मेजर 99.9% था। यहां पे जितने डीएनए थे ये मेरे काम के नहीं थे, क्यों, क्योंकि ये तो सिमिलर थे। लेकिन जो छोटा सा बल्क बना, माइनर पिक बना, इसमें वो पोर्शन था जो डिफरेंट था, वो पोर्शन था जो डिफरेंट था। इसी माइनर बल्क में हमारे काम का जीन है, हमारे काम का जीन है, इसको स्मॉल पिक कह देंगे। ये बल्क हो गया, ये बड़ा पिक हो गया, मेजर पिक कहलाएगा। इसको छोटा पिक कहेंगे, स्मॉल पिक कहेंगे। तो स्मॉल पिक में मिलने वाले डीएनए मेरे काम के हैं। अब आ जाओ भाई इस डीएनए पे, इस डीएनए को हम लोग सैटेलाइट डीएनए कहेंगे। जरा एकदम सीक्वेंस को अच्छे से समझना, इसको सैटेलाइट डीएनए कहेंगे। पूछते हैं तुमसे क्यों कहेंगे, सैटेलाइट क्यों नाम दिया गया, अब जरा से ये जान लो। सैटेलाइट हम लोग यूज करते हैं ना, हम लोग सैटेलाइट से पूरे कंट्री का इंटरनेशनली कहाँ समुद्र है, कहाँ नदी, इसकी खोज करते हैं। कौन से देश के कौन से लड़ाकू विमान कहाँ पे लगाए गए हैं, हमको सैटेलाइट से, अपने सैटेलाइट से पता चलता है। तो सैटेलाइट का पर्पस होता है ढूंढना, चीज़ों को ढूंढना। इसी सैटेलाइट से हम दो व्यक्ति के बीच में डीएनए का जो डिफरेंस था, उसके चलते जो पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा था, या दो व्यक्ति में जो सिमिलरिटीज थी, जैसे यहाँ पे बताया कि पैटर्निटी वाला काम था, इनको और इनको ढूंढना, तो ये ढूंढने में काम आ रहा है, ये सर्च करने में काम आ रहा है, ये किसी चीज़ों के बारे में जानकारी देगा। इसीलिए ये छोटा पिक का नाम रखे, यहाँ पे मिलने वाले डीएनए का नाम रखे सैटेलाइट डीएनए। ये जान गए हम लोग। अब सैटेलाइट डीएनए भी दो तरह का था भाई, एक को बोले मिनी और एक को बोले माइक्रो। अच्छा तुम बताओ तो माइक्रो छोटा कि मिनी छोटा? तुम बोलोगे सर माइक्रो सबसे छोटा। माइक्रो सैटेलाइट में, माइक्रो डीएनए में रिपीटेशन यूनिट कम होगा। मान लो ये 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, मिनी, ये मिनिमम वाला दिखा रहे हैं, मिनिमम वाले में तो सैटेलाइट का 2 एरिया हो गया, एक मिनिमम और एक माइक्रो सैटेलाइट। मिनिमम सैटेलाइट वाले एरिया में नंबर ऑफ रिपीटेशन थोड़ा ज्यादा होगा, माइक्रो में थोड़ा कम होगा। तो ये जो थोड़ा कम वाला है ना माइक्रो, ये फिर मेरे काम का नहीं है। हमारे काम का कौन सा है? तो सैटेलाइट में हम लोग कहेंगे मिनिमम सैटेलाइट इज ऑफ आवर वर्क। यहां तक समझे या नहीं समझे? इसको पूरा सीक्वेंस में समझना है बच्चों, और कुछ है नहीं। ये एक्सपेरिमेंटल चीज होता है। बेसिकली डीएनए को हम लोग, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना, हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में। हम लोग इसको, ये लैब का वर्क है, उसी वर्क को हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या किए हम लोग, एक शब्द का प्रयोग किए, डेंसिटी। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से हम लोग मेजर पोर्शन ऑफ डीएनए को अलग कर दिए। माइनर पोर्शन या रिपीटेशन यूनिट जो मेरे काम का था, जो 0.1% था, वो अलग हो गया। 0.1% में भी 2 तरह का डीएनए था, मिनी डीएनए एंड माइक्रो डीएनए। मिनी डीएनए मेरे काम का था, माइक्रो डीएनए मेरे काम का नहीं था। और इन दोनों में क्या अंतर था? मिनी डीएनए में रिपीटेशन वाला पोर्शन ज्यादा था, माइक्रो में बहुत कम था। तो माइक्रो मेरे काम का नहीं है। अब यहां पे हम लोग 2 शब्द लिखते हैं, VNTR। VNTR इसका पूरा फॉर्म हो गया वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट। हम लोग इसका पूरा नाम लिख देंगे, वेरिएबल है ना, नंबर टेंडेम
रिपीट। चलो अब ये क्या है, पहले ये सब समझते हैं। ये जो रिपीटेशन हो रहा था, जैसे हम यहां पे बोले CAT 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 CAT, एक डीएनए में अब रिपीटेशन CAT CAT कितनी बार हो गया? 4 टाइम्स हो गया। अच्छा जरा देखो तो ध्यान से, यहां पे वेरिएबल नंबर टेंडेम का मतलब सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस था इस पर रिपीटेशन हो रहा था वेरिएबल नंबर का, एक नंबर का नहीं, वेरिएबल नंबर का। तो देखो यहाँ पे CAT 3 नंबर है ना, 3 लेटर है, इन तीनों लेटर का सीक्वेंस, टेंडेम शब्द का मतलब होता है सीक्वेंस, इसमें रिपीटेशन हो रहा था। CAT 3 लेटर थे, फिर CAT, फिर 3 लेटर, वही सेम 3 लेटर आए, फिर CAT सेम 3 लेटर आए। ऐसे यूनिट के रिपीटेशन अगर हमको मिल जाएंगे तो हम लोग इसको क्या क्या बोलेंगे? इसका नाम रखेंगे VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट। और ये मिनी सैटेलाइट था, ये मिनी सैटेलाइट पे वर्क कर रहे हैं। याद रखना, माइक्रो सैटेलाइट मेरे काम का नहीं है। हम माइक्रो सैटेलाइट वो एरिया था डीएनए का जहां पे सीक्वेंस में जो रिपीटेशन था वो बहुत कम था, 2 to 4। हम इस पे काम नहीं करने जा रहे हैं, हम 6 से या उस पे ज्यादा जहां पे रिपीटेशन था, माइक्रो नहीं मिनी सैटेलाइट पे ही काम करेंगे। हमको डिटेक्ट करना है, हमको डिटेक्ट करना है। यहीं पे एक और हम लोग साइड बताते हैं। हम लोग क्या बता रहे थे? देखो ध्यान से, इस नंबर को, इस नाम को याद रखना। वेरिएबल किस चीज में वेरिएशन है? रिपीटेशन में। नंबर, यहां पे रिपीटेशन देखो 1 2 3 4 4 टाइम्स ये इसमें वेरिएशन आया ना, तो वेरिएबल नंबर टेंडेम का मतलब सीक्वेंस, रिपीट है ना, ये मिनी सैटेलाइट में था। इसके दोनों तरफ सराउंडेड बाय कंजर्व रेस्ट्रिक्शन साइट, इसके आसपास मान लो ये डीएनए था, ये पोर्शन, इसके आसपास रेस्ट्रिक्शन साइट था जहां से ये अपने आप जब एंडोन्यूक्लियस डाले कट गया, ये पोर्शन अलग हो गया। तो मिनी सैटेलाइट इज सराउंडेड बाय, क्या बोलेंगे, कंजर्व रेस्ट्रिक्शन साइट, और नंबर ऑफ रिपीटेशन यूनिट जो था ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो करेगा। टेक्निकल वर्ड एनसीईआरटी का, ये हाई पॉलीमॉर्फिज्म को शो करेगा। तो अब दूसरा वर्ड आ गया, हाई पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होता है भाई? पॉली मतलब मॉर्फोलॉजी नहीं, पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी। तो देखो ये जो डीएनए का मॉर्फोलॉजी है, ये जो डीएनए का मॉर्फोलॉजी, ये स्ट्रक्चर है, ये दूसरे से, दुनिया के हर 2 आदमी में, हर तीसरे आदमी में जो अंतर दिख रहा था वो इसी एरिया में दिख रहा, रिपीटेशन यूनिट में अंतर दिख रहा था। अब यहां पे अगर महेश सर में 3 बार रिपीट किया 4 टाइम्स, अब किसी दूसरे व्यक्ति में ये 2 बार या 4 टाइम्स क्रोमोसोम नंबर 1 में रिपीटेशन नहीं मिलेगा सेम चीज का। तो ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हम लोगों के लिए। तो ये जो हम लोग पॉइंट बताए, इस पॉइंट के चलते हम लोग कह सकते हैं ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ डीएनए में बहुत सा अंतर आएगा, इसीलिए इसको बोला गया पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजिकली। तो मॉर्फोलॉजिकली ये रिपीटेशन के चलते मेरा डीएनए दूसरे से, तीसरे से, चौथे से सबसे डिफर कर रहा है, और हर आदमी का पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग होगा। हर आदमी के डीएनए में मिलने वाला रिपीटेशन यूनिट क्या होगा? सब में डिफरेंट होगा। इसीलिए कोई 2 आदमी भी एक सा नहीं होगा। तो आदमी में भी पॉलीमॉर्फिज्म मिला, ह्यूमन बीइंग में भी पॉलीमॉर्फोलॉजिकली अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर के, रूप के, रंग के लोग मिले, वो भी तो पॉलीमॉर्फिज्म है। तो वो पॉलीमॉर्फिज्म इज बिकॉज ऑफ डीएनए। डीएनए में मिलने वाले इस पॉलीमॉर्फिज्म का ये रिजल्ट था। डीएनए में मिलने वाले सीक्वेंस में जो अंतर आ रहा था ना, रिपीटेशन यूनिट में जो अंतर आ रहा था, रिपीटेशन यूनिट कभी भी 2 आदमी का सेम नहीं होगा। ये समझ में आ गया? VNTR के बाद जो एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं ना, एक एक करके सब हम लोग सीक्वेंस में एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि पूरा प्रोसेस तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और आज के बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सीधे सीधे क्वेश्चंस तुम लगा जाओ, और जितने भी पब्लिकेशंस के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं, MTG हो या दिशा पब्लिकेशन, जितने भी पब्लिकेशन है सबके क्वेश्चंस तुम लगा जाओ और देखो सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं ना। अगर बन रहे हैं तो ये क्लास आपका फ्रूटफुल है, नहीं बन रहे हैं तो फिर से आप एक बार क्वेश्चंस को सेटल, अपने YouTube के इस प्रोग्राम को, मेरे इस क्लास को बैक करके देखो।
अगर बैक करके देखो बनने चाहिए, क्योंकि पूरे एनसीईआरटी को मैं स्टेप वाइज आपको समझा रहा हूं। जितने टेक्निकल वर्ड्स आए होंगे सारे टेक्निकल वर्ड्स एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। तो हाई पॉलीमॉर्फिज्म हमको समझ में आ गया ना। अब इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड आया था, ये तो था VNTR। एक छोटा सा वर्ड आएगा VNTR के बाद SSRS, सिंगल सीक्वेंस रिपीट। सिंगल सीक्वेंस रिपीट है ना, SSRS। यहां पे एक वर्ड और लिखेंगे हम लोग, SSRS। ये क्या था एक्चुअली? सिंगल सीक्वेंस रिपीट। अब इसका भी जरा मतलब समझेंगे। पहले ये शब्द हम लोग लिखेंगे, सिंगल सीक्वेंस रिपीट, है ना, सीक्वेंस और रिपीट। चलो अब देखो तो इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। अगर किसी आदमी में सिंगल एक वर्ड ए वाला बेस रिपीट कर रहा है, ए सिंगल, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक ही सिंगल बेस ना रिपीट कर रहा है, तो सिंगल सीक्वेंस रिपीट कहलाएगा। नॉर्मली दोनों तरह के डीएनए में थ्रेड मिल सकते हैं। एक जिसमें डीएनए का जो टुकड़ा था, इसमें जो वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट हो रहा था, सीक्वेंस में रिपीट हो रहा था, और एक ऐसा हो सकता है, इसीलिए इसको सिंगल टेंडेम रिपीट भी STR भी कहा जाता है ना। इसको STR भी कहा जाता है, STR, सिंगल टेंडेम रिपीट भी। टेंडेम शब्द का मतलब है सीक्वेंस, सिंगल सीक्वेंस रिपीट भी कहा जाता है। ये हम लोग जान गए ना, इतनी बात हम लोग जान गए। अब हम लोग पूरे प्रोसेस को समराइज करते हैं। पूरा प्रोसेस क्या था, ये हम लोग बेसिक बात जान गए। पूरे प्रोसेस को समझ जाए। पहला प्रोसेस था पूरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को स्टेप वाइज हम लोग बताएंगे। पहले प्रोसेस का नाम होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, है ना। ये सीक्वेंस में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? पहला स्टेप होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम लोग डीएनए को निकाल लिए, आइसोलेशन कर लिए, है ना। चलो किससे निकालेंगे? एक ब्लड सेल से निकाल लिए डीएनए किसी भी आदमी का, तो आइसोलेशन हो गया। अब क्या करेंगे? अब उस डीएनए को निकाल लिए। चलो भाई एक बार डीएनए निकाल के यहां रख दिए। चलो ये डीएनए निकाल दिए। 1 नंबर क्रोमोसोम में बहुत से डीएनए होंगे, 2 नंबर क्रोमोसोम में भी बहुत से डीएनए होंगे। तो हम लोग डीएनए को निकाले 1 नंबर क्रोमोसोम पे, ठीक है, ये समझ में आ गया। डीएनए निकाल लिए। ये निकला हुआ जो डीएनए होगा, इसको हम लोग अब क्या करेंगे? अब इसमें हमको सिर्फ कौन सा पोर्शन चाहिए और कौन सा पोर्शन नहीं चाहिए? बल्क डीएनए का पोर्शन चाहिए? नहीं चाहिए, सिर्फ रिपीटेशन यूनिट को चाहिए। तो इतने पोर्शन को क्या करेंगे? हटा देंगे, खा लेंगे, खिला देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। तो टेक्निकल वर्ड है डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन। तो डाइजेशन कैसे करेंगे? तो बहुत पोर्शन का 99.9% नहीं चाहिए, उस पोर्शन के लिए शब्द का प्रयोग करेंगे, उसको डाइजेशन कर देंगे, डाइजेशन कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। कैसे करेंगे भाई? एक एंजाइम डालेंगे जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये एंजाइम उतने पोर्शन को डिसॉल्व कर देगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये पोर्शन एंडोन्यूक्लियेज है ना, ये एंजाइम का नाम है, ये एंजाइम का नाम है। तो दूसरा पार्ट हम लोग जान गए। प्रोसेसिंग सीख रहे हैं हम लोग। पहला प्रोसेसिंग रखे, आइसोलेट करके डीएनए निकाले और फिर उनमें से 99% को डाइजेस्ट कर दी, उसकी हमको जरूरत नहीं थी। अब डीएनए को, जो बचा हुआ डीएनए था, ये सेपरेशन हो गया। अब सेपरेट हो गया, मेरे पास काम का डीएनए है ना, सेपरेशन ऑफ डीएनए। अब सेपरेशन ऑफ डीएनए का, अब देखो ये डीएनए का टुकड़ा है, ये भी डीएनए का टुकड़ा है, ये भी डीएनए का टुकड़ा है। देखो साइज वाइज देखो जरा, साइज वाइज ये सबसे छोटा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। अब हम इन डीएनए को कैसे अलग करेंगे? एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आता है और एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। तो चौथा स्टेप होगा ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैसा? जरा ये देखो, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में अगरोज जेल है। इस बॉक्स में हम लोग ऐसे बॉक्स बना दिए, है ना। इस बॉक्स में एक केमिकल सब्सटेंस है अगरोज जेल, अगरोज जेल, है ना। ये केमिकल सब्सटेंस एक लिक्विड है और इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स भी हैं। तो हम लोग इसमें अब डाल दिए इस डीएनए के फ्रैगमेंट को, ये छोटा वाला, ये इससे बड़ा वाला। अच्छा डीएनए भैया नेगेटिवली चार्ज है कि पॉजिटिवली चार्ज है? तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब हम लोग नेगेटिवली चार्ज्ड है डीएनए, ये हमको मालूम है। हम यहां पे ये इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम इसलिए पड़ा
कि ये प्लस, एक तरफ ये इस तरह से प्लस आयन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये माइनस आयन से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम लोग इसके अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट को डालेंगे, वो उस अगरोस जेल में तैरते हुए ये माइनस चार्ज है ये मूव करना चाहेगा टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसीलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो, चूंकि इलेक्ट्रिकल चार्जिंग दे रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। अगर उस जेल है इसमें, अब इसमें डीएनए फ्लोट करना शुरू किया, लेकिन डीएनए ट्रांसपेरेंट है, ध्यान रखना, हमें दिख नहीं रहा था। लेकिन ये जब फ्लोट करने लगा तो छोटा टुकड़ा ज्यादा दूर भागेगा, छोटा बच्चा दौड़ के आगे भागेगा और बड़ा थोड़ा पीछे रह जाएगा। तो मान लो छोटा वाला डीएनए यहां आ गया, उससे बड़ा वाला यहां आ गया, उससे बड़ा वाला यहां आ गया और उससे बड़ा वाला यहां आ गया। तो डीएनए अपने लेंथ के हिसाब से अलग अलग जगह पे सेडिमेंट कर गया। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया? डीएनए में इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस किया। सेपरेशन ऑफ डीएनए, जो पार्ट थे ना, अगर उस जेल में डाल के इलेक्ट्रिकल चार्ज में जोड़ के इनको हम लोग अगर उस जेल में ये तैरना शुरू किया और अलग अलग जगह पे अपने लेंथ से, सबसे छोटा वाला सबसे आसपास प्लस चार्ज के पहुंच गया, सबसे बड़ा टुकड़ा थोड़ा पीछे रह गया और इनके बीच में अलग अलग लेंथ के डीएनए सीक्वेंस वाइज अरेंज्ड हो गए। अब हमको ये पूरा डीएनए अलग अलग लेंथ का दिख रहा होगा। अभी दिख नहीं रहा, अभी तो ये अगरोस जेल में है और अलग अलग बैंड बनाया, अलग अलग लंबाई का कुछ बैंड दिख रहा है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? नाउ इट फॉर्म ए डिफरेंट बैंड। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? अब ये डिफरेंट बैंड बना दिया। किसमें बनाया है? डिफरेंट बैंड ये बन गया भाई अगरोस जेल में। अगरोस जेल में ये बैंड बन चुका है। अब हम क्या करते हैं ना, इनको ट्रांसफर करते हैं, इसको ब्लॉटिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट करते हैं। ट्रांसफर क्या करते हैं? ये एक बर्तन है, ऐसे बर्तन है और एक पेपर है मेरे पास, नाइट्रोसेलुलोज है ना, ये नाइट्रोसेलुलोज ले लिए हम लोग। क्या ले लिए? फिर से बोलो। हम लोग नायलॉन भी लेते हैं, ऐसे सबसे अच्छा होता है जो शब्द यूज करते हैं, जो हम लोग पेपर यूज करते हैं। नाइट्रोसेलुलोज का एक कागज है या कपड़ा है, उस कपड़े को ऐसे ले लो, ये नाइट्रोसेलुलोज का कपड़ा है ना, और ये इंस्ट्रूमेंट था। इस इंस्ट्रूमेंट पे ऐसे लगाए और इसको ऐसे उलट दिए। तो देखो डीएनए अलग अलग फ्रैगमेंट का, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, छोटा वाला सबसे दूर, ये इस तरह से इस पेपर पे, नाइट्रोसेलुलोज के पेपर पे आ गया। ये जो उलट के इस पे लाए ना, इसको क्या बोलेंगे? ये नायलॉन भी हो सकता है, ये नाइट्रोसेलुलोज भी हो सकता है। इस घटना को ट्रांसफर या ब्लॉटिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट कहेंगे। इस घटना को ऐसे लिए, ऐसे उलट दिए और ये डीएनए अलग अलग साइज का तुमको यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, अलग अलग साइज का दिख रहा है। इसको इवेंट को ब्लॉटिंग या ट्रांसफर, तो ट्रांसफर किसमें किए? ऑन नाइट्रो। ये पेपर कैसा है? नाइट्रोसेलुलोज है या नायलॉन है? कैसा है ये? नाइट्रोसेलुलोज है या नायलॉन है। इस पे डाल दिए, ठीक है। तो क्या दिखा? जैसे ही इस पे डाले, इस शब्द को ट्रांसफरिंग या ब्लॉटिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट कहते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया? फिफ्थ पॉइंट हो गया ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग भाई, इसको हम लोग डाल दिए किस पे? ऑफ, ब्लॉटिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। डीएनए का टुकड़ा था ना, डीएनए फ्रैगमेंट। अब आ गया, ये किस पे आ गया है? अब तुमको दिख रहा है, ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे हम लोग ले आए उसको डीएनए में। अब देखो तो जरा सा, हम डीएनए बना दिए और हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे T है, यहाँ पे G है, यहाँ पे फिर T है। ये सब सीक्वेंस था भरा हुआ। तो कोई भी एक सीक्वेंस डाल दिए, वो जो पेपर पे उल्टे, उस पे एक पे मान लो ये वाला था, उस पे ये सारे सीक्वेंस बने हुए थे, ठीक है। यहां तक सब हो गया। तो ट्रांसफर को ब्लॉटिंग ऑफ क्या बोले? डीएनए फ्रैगमेंट बोले। किस पे डाले हैं? नाइट्रोसेलुलोज के पेपर पे, या हम लोग एक और शब्द का प्रयोग किए, नायलॉन के, नायलॉन पे भी डाल सकते थे। अब हम लोग इसी के साथ साथ एक नई चीज तैयार कर रहे थे जिसको बोलते हैं प्रोब। इसका नाम होगा प्रोब। अब देखो प्रोब क्या है, तो रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब को प्रिपेयर कर रहे थे। अब हम लोग साथ साथ रेडियो एक्टिव, देखो ध्यान से, ये क्या कर रहे थे? रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब तैयार कर रहे थे। प्रोब शब्द का मतलब होता है जांच करना, नहीं, प्रोब का मतलब होता है इंक्वायरी करना, जांच करना। हम सी कंपेयर करते हैं सी को जी से, सी की बॉन्डिंग जी से होती है, तो हम रेडियो एक्टिव
गुआनिन तैयार करके रखे थे। ए की बॉन्डिंग होती है टी से, कुछ यहाँ पे हम इसको स्टार मार्क कर दो, ये रेडियो एक्टिव जी है, ये रेडियो एक्टिव टी है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव ए है, ये रेडियो एक्टिव ए है। इस सब को हम लोग ऐसे ऐसे कर दिए, ये लाइन लाल गुलाबी रंग का मतलब ये रेडियो एक्टिव है। तो ये रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन बेसिस को पहले से तैयार करके रखते हैं, हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब इज प्रिपेयर्ड। और अब इसको जब इसके पास लाते हैं तो इसकी पेयरिंग जी से हो जाएगी, किसकी, सी की पेयरिंग जी से हो जाएगी। हम लोग ऐसे सारे प्रोब को ले जाके यहाँ पे सबसे पेयरिंग करा देते हैं, भाई पेयरिंग करा दिए। तो अब दूसरा जो थ्रेड हमारा था ये पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव था। दूसरा ये आर्टिफिशियल हम लोग अभी नाइट्रोजन बेसिस के प्रोब को तैयार किए और उन सबसे जब हम लोग इसका अटैचमेंट कराए तो अटैचमेंट जब हुआ तो ये पूरा थ्रेड दूसरा वाला ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। गुआनिन रेडियो एक्टिव, थायामीन रेडियो एक्टिव, एडेनिन फिर यहाँ पे जी है तो यहाँ फिर सी आएगा, ये फिर हम लोग रेडियो एक्टिव कर दिए। तो अब जो डीएनए का दो थ्रेड दिखा, एक जो हम लोग सेगमेंट का था और दूसरा जो हम लोग प्रोब के लिए तैयार किए जिसमें रेडियो एक्टिव गुआनिन, थायामीन, एडेनिन, साइटोसिन बना के रखे थे, इनकी पेयरिंग हो गई। तो अब ये हाइब्रिडाइज्ड हो गया विथ लेबल VNTR। अब इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब ये हाइब्रिड हो गया, नहीं हाइब्रिड बन चुका है। अब ये हाइब्रिड में एक डीएनए का थ्रेड नॉर्मल और दूसरा रेडियो एक्टिव, दूसरा कैसा था, रेडियो एक्टिव था। तो अब डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिड डीएनए फ्रैगमेंट, ये जो हाइब्रिड डिटेक्शन है ना, इसका हम लोग इसको तो बहुत आराम से डिटेक्ट कर लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटेक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। पहले सी वाले का डीएनए, पहले वाले का चूंकि कोई रेडियो एक्टिव नहीं था, उसको डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट था, इसको डिटेक्ट करना बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि ऑटो रेडियोग्राफी किए, एक्सरे डाला, एक फिल्म लगाए एक्सरे का और एक्सरे जैसे डाले इसमें, इन सब का तुरंत हमको बैंड दिखने लगा। उस एक्सरे पे क्या दिखने लगा, तो ऑटो रेडियोग्राफी किए, इसमें प्रोसेस का नाम हो गया ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करेंगे जरा देखो, हमको ऑटो रेडियोग्राफी में हमको क्या करना पड़ा, एक्सरे डाले और अब चूंकि हम लोग ऑलरेडी इसको क्या किए थे, रेडियो एक्टिव बना के रखे थे, इसीलिए जैसे ही एक्सरे डाले फिल्म में, ये मेम्ब्रेन में ये डिटेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग बैंड का पैटर्न अब हमको उस एक्सरे प्लेट पे दिखने लगा। तो क्या दिखा, ये ऐसे रिपीट वाला, दूसरा आदमी का ऐसे रिपीट वाला, तीसरा आदमी का मान लो ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है, ये क्रोमोसोम 3 है। इस तरह से जितने भी रिपीटेशन वाले यूनिट थे, इसका हमको पैटर्न दिखने लगा। अब ये जो प्लेट था, ये क्रोमोसोम, ये एक्सरे जो प्लेट था, इसमें चाहे जैसा भी पैटर्न दिखा, मान लो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है क्रोमोसोम, ये 3 नंबर है, इसमें 4 यूनिट, इसमें 3 यूनिट, इसमें 5-6 रिपीटेशन यूनिट का एक प्लेट मिल गया। ये जिस आदमी का था, अब इसी से मैच कराना है। किसको? जैसे ये बेबी का निकला प्लेट, अब हम इसके फादर का भी निकाले तो फादर में तो 2 सेट क्रोमोसोम होंगे, एक उसके फादर से आए होंगे, एक उसके मदर से आए होंगे। लेकिन फादर का एक सेट इसके किसी ना किसी सेट से मैच करेगा, क्योंकि इसमें भी तो एक सेट मदर से आया होगा। तो जैसे ही ये मैच कराएंगे, हमको सेम सेट का 1 नंबर में कोई ना कोई क्रोमोसोम का सीक्वेंस एक मिल जाएगा। उसी तरह से 2 नंबर वाले क्रोमोसोम के कोई ना कोई 2 सीक्वेंस होगा, एक मदर से आया, वो एक फादर से आया, एक सीक्वेंस अपने फादर वाले से मैच करेगा। जैसे ये मैच करता है, हम कंफर्म हो जाते हैं इस बच्चे के, इसके सेल का और इसके फादर का मैच कर गया, तो पैटर्निटी टेस्ट हो गया। क्राइम सेक्शन में अगर उस बाल से ये सीक्वेंस निकला था तो, और क्रिमिनल जो 10-15 पकड़ा, उसमें से एक क्रिमिनल रामू नाम का था, उसके बॉडी से सेम टाइप का वो निकल गया। हम एक सेल निकाल लिए, एक बूंद ब्लड निकाले और उससे डीएनए का डिटेक्शन किए सीक्वेंस का। तो ये डीएनए के सीक्वेंस में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसका नाम रखे। इस एक्सरे प्लेट को अब उसके एक्सरे प्लेट से मिला रहे हैं, जिससे के साथ वो मैच करेगा, वही इसका ओरिजिनल या तो पेरेंट होगा, या क्राइम की बात करेंगे तो वही उसका क्रिमिनल होगा।
तो पूरे टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या था? इसका जो एप्लीकेशन था, दो एप्लीकेशन इसका था। आज के डेट में सोशल लीगल इशू पैटर्निटी टेस्ट में ये काम आता है, क्राइम सेक्शंस में क्रिमिनल को डिटेक्ट करने में ये काम आता है। अगर हमको किसी क्राइम सेक्शन से, क्राइम एरिया से कुछ प्रूफ मिल जाए, किसी का ब्लड सैंपल मिल गया, हेयर के फॉलिकल्स मिल गए, किसी को गोली मारने के समय छीना झपटी हो रही थी, उसका कुछ पोर्शन बॉडी का कट गया, क्रिमिनल का कुछ खून निकल गया मारपीट करने में, बचने में, तो ये सब के सब चीज़ों का एप्लीकेशन किया जाता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये डिटेक्ट किया जाता है। तो ये तुम्हारा एक अच्छा सा टॉपिक खत्म हुआ और ये लास्ट टॉपिक था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसमें क्या क्या तुमको याद रखना? सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम एलेक्स जेफरी, इंग्लैंड का साइंटिस्ट है। दूसरा, इस टेक्नोलॉजी में 99.9% जीन में सीक्वेंस सेम होते हैं, 0.1% सीक्वेंस डिफरेंट होते हैं। ये जो 0.1% सीक्वेंस था, इसमें जीनोम में कितना बेसिस था? 3 × 10⁶। हम एक बार रिपीट करते जा रहे हैं, 10⁶ हमारा बेस पेयर था। डिफरेंस कहां पे था? डिफरेंस एक बल्क डीएनए में डिफरेंस नहीं था, रिपीटेशन यूनिट में डिफरेंस था, रिपीटेड डीएनए में। तो अब हम लोग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से बल्क डीएनए का जो पीक था उसको अलग कर दिए, वो मेरे काम का नहीं था। तो बल्क पीक या मेजर पीक हमारे काम का नहीं था। स्मॉल पीक में जो डीएनए था उनको सैटेलाइट डीएनए बोला गया। सैटेलाइट डीएनए दो तरह के बताए, एक मिनी सैटेलाइट, एक माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट में रिपीटेशन यूनिट माइक्रो की तुलना में ज्यादा था। माइक्रो सैटेलाइट फिर मेरे काम का नहीं है, तो हम लोग कंसंट्रेट किए मिनी सैटेलाइट वाले एरिया में। इस काम के लिए हम लोग जो डीएनए निकाले थे उनमें से मेजर पोर्शन ऑफ डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया बाय वन एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज, है ना, एंडोन्यूक्लियस डाले और उसको हम लोग क्या कर दिए? डाइजेस्ट कर दिए। अब आ जाओ, जो बचा हुआ पोर्शन था उसी पे हम लोग काम करना शुरू किए। तो सबसे पहले जो VNTR शब्द का प्रयोग किए, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट में ये 3, 4, 5 वाला रिपीटेशन हो सकता था, कभी कभी सिंगल लेटर्स का भी रिपीटेशन हो सकता है। तो ये दोनों शब्द आते हैं, STR आ सकता है, SSRS आ सकता है, VNTR वर्ड आ सकता है। और इनके आसपास कंजर्वेशन या कंजर्व रेजिस्ट्रेशन साइट होता है जहां पे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्ट करता है, उसको काट के अलग कर देता है। ये जो सीक्वेंस था, ये पहला था, ये इसी सीक्वेंस से पहले मानते थे कि इसका कोई रोल प्रोटीन बनाने में नहीं होता है, तो ये प्रोटीन बनाने के काम नहीं आता था। लेकिन ये मेजर पोर्शन तो था, 0.1% पोर्शन तो था, और चीजों में आइडेंटिफिकेशन करने में, पॉलीमॉर्फिज्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए जो टेक्नोलॉजी हम लोग निकाले, उसमें पहला काम किए आइसोलेट कर दिए डीएनए को, दूसरा किए डाइजेस्ट कर दिए बचे हुए पोर्शन को, जिसका काम था किससे हम लोग किए, हम लोग टर्म का यूज करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डाइजेशन का काम कर दिए। अब डीएनए को जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाले तो वो अलग अलग टुकड़े में टूट गया, सेपरेशन ऑफ डीएनए हो गया। अगर उस जेल में डाले और ये फ्लोट करना शुरू किया और ये अलग अलग लेंथ का अलग अलग जगह पे सेडिमेंट कर गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस कह दिए। अब इसको इस तरह से उल्टे हम लोग नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे, तो ये डिफरेंट बैंड बनाएगा। उस बैंड को कंफर्म करने के लिए हम कुछ नाइट्रोजन बेसिस में रेडियो एक्टिव एलिमेंट को मिला के रखे और इसके साथ इसका अटैचमेंट कर दिए। अटैचमेंट के बाद ये प्रोब कहलाया, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब इज प्रिपेयर्ड। और अब जो ये दोनों कंबाइन किया, इसको हाइब्रिड शब्द का प्रयोग किए। इस हाइब्रिड का अब हम लोग जब एक्सरे किए तो ये बैंड हमको क्लियर कट पेपर में दिखने लगा, एक्सरे के फिल्म में दिखने लगा, और यही जो प्रिंट दिखना शुरू किया, यही हमारा एक्सरे फिल्म था एक आदमी के डीएनए का, जो रिपीटेशन यूनिट और दूसरे जगह सेम नहीं होगा। तो ये था तुम्हारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये टेक्नोलॉजी, टेक्निकली हम लोग क्या बोलेंगे, एलेक्स जेफरी, साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे। तो इसके बाद हम लोग का मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स समाप्त हो गया। अब तुम लोग दूसरे टॉपिक के लिए तैयार हो जाना, ठीक है। तो तुम्हारा 12th का मेजर पोर्शन 2 टॉपिक हम लोगों ने अभी खत्म किया, 3 टॉपिक खत्म हो चुका है। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इज नाउ फिनिश्ड।